जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कई सालों से ये बात ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा समाज में फैलाई जा रही है कि SC/ST एक्ट, जिसे एट्रोसिटी कानून भी कहा जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। इसमें फर्जी तरीके से आरोप लगाकर लोगों को फंसाया जाता है। इसके विपरीत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का कहना है कि जहां सही मामले भी पुलिस दर्ज नहीं करा लेती, वहां फर्जी मामले कैसे दर्ज हो सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि कल तक केवल SC/ST के लोग ही कहते थे कि पुलिस सही से जांच नहीं करती, जिसकी वजह से आरोपी छूट जाते हैं। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो कि सबसे गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार कोई अतीत की बात नहीं है, इसलिए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के उपाय के रूप में संसद के बनाए गए कानून के प्रावधानों का सतर्कतापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी दी है। इस आदेश में हत्या के एक मामले में एक आरोपी को जमानत दी गई थी। मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी एट्रोसिटी कानून के तहत दंडनीय अपराधों को भी जोड़ दिया गया था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले में एट्रोसिटी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था और उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को कानून की धारा 15A के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी नहीं किया था। पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि नोटिस और सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। पीठ ने कहा कि जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश में कोई तर्क नहीं है और ऐसे आदेश पारित नहीं हो सकते। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपने छोटे भाई की हत्या के संबंध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति की ओर से दायर की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि आरोपी को 7 नवंबर या उससे पहले आत्मसमर्पण करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जाति आधारित अत्याचारों के कई अपराधी खराब जांच और अभियोजन की लापरवाही के कारण मुक्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एट्रोसिटी कानून के तहत सजा की दर कम होती है, जिससे इस गलत धारणा को बल मिलता है कि दर्ज मामले झूठे हैं और इसका दुरुपयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि SC/ST एक्ट के तहत न तो फर्जी मामले दर्ज होते हैं और न ही उसका दुरुपयोग किया जाता है, मगर देश में यह सारा खेल तो ब्राह्मणों का केंद्रीय सत्ता पर कब्जा करने मात्र के लिए होता है। इसे हमें समझना होगा। दरअसल जब से देश में लोकतंत्र लागू हुआ है, तब से बहुमत को मान्यता मिली है। अब ब्राह्मणों की समस्या यह है कि उनकी संख्या कम है, इतनी कम कि वे किसी गांव का सरपंच भी नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री बनाने की बात ही दूर रह जाती है। ऐसे में उन्होंने इसके लिए कई रास्ते भी खोज रखे हैं। पहला रास्ता तो ये है कि राज्यों की सत्ता उन राज्यों के ज्यादा या मध्यम संख्या वाली जातियों को दी जाए और उनकी मदद से केंद्रीय सत्ता पर वे काबिज हो। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठा संख्या में ज्यादा है और एक जमाने में वह जमींदार वर्ग भी रहा है। इसलिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की सत्ता मराठों को दे दी और उनके समर्थन से केंद्र में सत्ता बनाते रहे। उसी में सत्ता का उन्माद भी बढ़ा और फिर उसके शिकार गांव देहातों में रहने वाले कमजोर तबके के लोग होने लगे। उन पीड़ितों का गुस्सा धीरे धीरे उन सरकारों के विरोध में बढ़ने लगा। उसके लिए ब्राह्मणों ने दूसरा रास्ता खोज निकाला। जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अन्य अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और वे राज्य तथा केंद्र सरकार के विरोध में जाने का खतरा बढ़ गया, तब ब्राह्मणों ने एट्रोसिटी कानून को लाया। इस कानून के तहत कहने के लिए तो उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का प्रोटेक्शन कर दिया, उन्हें सुरक्षा दी, लेकिन वास्तविक उसके दो उद्देश्य थे।
पहला ये कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का समर्थन सीधे केंद्र सरकार की तरफ लेना, और दूसरा ये कि दो जातियों में झगड़ा लगाना, टकराव निर्माण करना। उसी रणनीति पर आज भी काम हो रहा है। केंद्र में सत्ता पाने का दूसरा रास्ता ब्राह्मणों ने निकाला कि उनकी पार्टियों में बहुजनों का नेतृत्व निर्माण न होने देना, और वह हो भी गया तो उसे एक तो पार्टी से बाहर कर दिया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए, और उसके लिए चाहे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। ऐसे दो उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। पहला उदाहरण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का है। शरद पवार कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और राजनीति से संन्यास लिए हुए नरसिंह राव नाम के ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बना दिया। इस बात से नाराज होकर शरद पवार को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा उदाहरण गोपीनाथ मुंडे का है। गोपीनाथ मुंडे की वजह से ही भाजपा को बहुजनों का जनाधार मिला। वो उसमें बहुजन समाज के लोग जाने लगे और उन्होंने संसद के अंदर पिछड़ों की जातीय गिनती का मुद्दा भी उठाया था। राजनीतिक जानकार उनकी हत्या के पीछे इसे भी एक बड़ी वजह मानते हैं और उस पर एक किताब भी लिखी गई है। तीसरा रास्ता ये कि बहुजनों के क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना। इसके लिए उन्होंने ईवीएम को लाया। ईवीएम में घोटाला करके उन्होंने ब्राह्मणों के क्षेत्रीय दलों को फायदा और दूसरी बात बहुजनों के दलों का नुकसान किया। उदाहरण के लिए ईवीएम से ममता बनर्जी, जयललिता, नवीन पटनायक या लाला केजरीवाल, इनको फायदा तो बसपा, सपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। अब मशीन तो जातिवादी नहीं हो सकती, पर मशीन चलाने वाले लोग जातिवादी होने की वजह से वह मशीन ऐसे नतीजे दे रही है जिससे ब्राह्मणों के दलों को फायदा और बहुजनों के दलों को नुकसान हो रहा है। इतने सारे हथकंडों का इस्तेमाल केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण कायम रखने के लिए ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। इसमें एट्रोसिटी कानून भी एक हथकंडा बना हुआ है। आमतौर पर हम सभी को मालूम है कि पुलिस स्टेशन चलाने का काम पुलिस नहीं बल्कि स्थानीय नेता करते हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खराब जांच की वजह से एट्रोसिटी कानून के अपराधी छूट जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अपराध करने वाले जातिवादी होते हैं और दूसरी तरफ पुलिस जो जांच कर रही है वह भी जातिवादी ही होती है। इसलिए वह सही से जांच नहीं करती और अपराधी को सजा नहीं मिल पाती, और फिर उन्हीं के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि ये सारे मामले फर्जी होते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह ऐसा कहने वाले हर एक के मुंह पर मारा हुआ जोरदार तमाचा है।